Hello everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री में आज हम लोग यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट इन वन शॉट। इससे पहले भी पूरा टॉपिक का वीडियो डल चुका है, बायोकेमिस्ट्री में ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन ये रिवीजन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, इसीलिए इस चैप्टर को मैं सेपरेटली वन शॉट में आज बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। डिस्कस क्या क्या हम लोग करेंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेगुलेशन कैसे होता है ब्लड ग्लूकोज का, डायबिटिक मेलाइटस, इन्वेस्टिगेशन, ओजीटीटी जो कि इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मिनी जीटीटी क्या होता है, HbA1c, हाइपोग्लाइसेमिया। आज का ये पूरा टॉपिक होगा। ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, लिखना कैसे है पूरा वे रहेगा। और जिन लोगों का डाउट, क्योंकि पूरा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, उसका नोट्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे, तो फाइनली आपको अब व्हाट्सएप पे ये इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसके लिए आपको पे करना होगा। डोंट वरी, बहुत ही उसका कम प्राइस है। अगर उस नोट्स की मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि उसमें है क्या, तो अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पूरा आपका टॉपिक कवर होगा। साथ ही साथ उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हर एक यूनिट में, वो जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे सारा का आंसर होगा। लिखना कैसे यूनिवर्सिटी में, वो सारी वे उसमें रहेगी। साथ ही साथ अब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लोगों को पता चलता है, तो उसके लिए आपको 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जब से सेमेस्टर वाइज हमारा एग्जाम हुआ है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी में अभी आप अगर देखोगे, तो क्योंकि एक ही 2 साल से सेमेस्टर वाइज हुआ है, तो 8 से 10 साल का यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है, और एग्ज़ाम के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपको पता चल जाएगा कैसे हमारे सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप इस नंबर से जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा आप व्हाट्सएप पे पहुँच सकते हो, या फिर आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हो, जिससे अब आपको नोट्स बायोकेमिस्ट्री का मिल जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक का सीरीज करते हैं। साथ ही साथ हमारा नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 भी ख़त्म हो चुका है, जिसका भी नोट्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो भी वन शॉट पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट है, उसे भी आप कवर कर सकते हो। न्यूट्रिशन चल रहा था, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में मैं इसीलिए आई क्योंकि जब मैं नर्सिंग फाउंडेशन का PDF और पूरा ये सिलेबस ख़त्म करवाने के बाद PDF प्रोवाइड की थी, तो बहुत सारा कमेंट था कि हमें बायोकेमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, और इसमें डाउट था, तो इसे मैं आज क्लियर करवा देती हूँ। टॉपिक का सीरीज करते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड, जिसे न्यूट्रिशन में फैट टॉपिक है, और जो कि यूनिट 4 में है, और एक प्रोटीन, तीनों चीज़ें मिलती जुलती है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो साथ साथ लेके पढ़ना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का एक ही साथ एग्जाम होगा। बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स के लिए पूछता है, ये भी आपको पता ही होगा। सो कार्बोहाइड्रेट वहाँ भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें यही चीज़ें मैं बताई थी। कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसका नाम क्यों पड़ा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। ये जो कार्बन होता है हाइड्रेटेड होता है वाटर से, इसीलिए इसे कार्बोहाइड्रेट नाम पड़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा मतलब जब भी हम पढ़े, तो अगर मीनिंग पता हो तो और हमें पढ़ने में मज़ा आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन। कैसे, इसका आप जनरल फार्मूला अगर देखोगे, न्यूट्रिशन में भी अगर ना शामिल करो फार्मूला तो भी चलेगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आपको फार्मूला ये लिखना होगा। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2ON, मीन्स कि जितना कार्बन रहेगा उतना ही हाइड्रोजन रहेगा। नॉर्मली अगर इसे हम लोग इलाबरेट करें तो CnH2ON इस तरह से हमें फार्मूला मिलता है। तो इससे आपको इतना पता चल गया होगा कि जितना कार्बन है उतना ये हाइड्रेटेड है वाटर से, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट नाम पड़ा। कार्बोहाइड्रेट जो मैं बताई कि आज हम लोग शुगर, मीठा के बारे में जानेंगे। तो इसे सैक्राइड एंड शुगर, जो कि स्वीट होता है टेस्ट में। डेफिनेशन एक आपको लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिशन में देखे थे कि लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, बहुत एनर्जी हमें देता है। आवर बॉडी मेन सोर्स है एनर्जी का, जो कि बना होता है CHO से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिफिकेशन में जब हम लोग मोनोसैक्राइड देखेंगे जिसमें ग्लूकोज आएगा, तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, जिसमें आप देख सकते हो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। क्लासिफिकेशन इसके बाद देखना है। क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स में आप देखोगे, वहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और साथ में 2 एग्जाम्पल्स आपका देना है, तो इसीलिए जाना इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्किप आपको नहीं करना होगा। सो कार्बोहाइड्रेट किसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासीफाई किए हैं, शुगर रेसिड्यूज, कितना उसमें शुगर का मॉलिक्यूल है। तो ये सबसे पहला आता है मोनोसेक्राइड, जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज आता है। इससे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। डाइसेक्राइड, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, मीन्स कि अगर डाइसेक्राइड को हम लोग तोड़ेंगे तो शुगर के 2 रेसिड्यूज, मीन्स ये मोनोसेक्राइड जो है वो 2 मिलेगा। वही मोनोसेक्राइड को हम लोग और तोड़े तो कोई भी हमें और शुगर का मॉलिक्यूल नहीं मिल सकता, और डाइसेक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से ये 2 मोनोसेक्राइड आप देख सकते हो 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है सुक्रोज। लैक्टोज में ये जो है वो लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से बना होता है हमारा लैक्टोज, इसमें 2 मोनोसेक्राइड आपको दिख रहा है। वही माल्टोज जो है उसे वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से माल्टोज बना होता है। नेक्स्ट हम लोग ऑलिगोसेक्राइड, जिसमें कि 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल, मीन्स कि 2 से 10, कई बुक में आपको 9 भी मिलेगा, तो आप देख लेना, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। और वही पॉलीसेक्राइड देखें तो उसमें 10 से ज़्यादा अगर शुगर के मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो वो जो फॉर्म बनेगा कार्बोहाइड्रेट का उसे पॉलीसेक्राइड बोलेंगे, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज होता है। एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला था हमारा मोनोसेक्राइड, जिसमें मैं बताई कि सैक्राइड मीन्स कि शुगर होता है जिसमें और हाइड्रोलाइज उसे नहीं कर सकते, ये जो मोनोसेक्राइड है वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है, एक ही इसमें शुगर के मॉलिक्यूल रहते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज आपको याद रखना है। एक स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा ग्लूकोज का, जिसमें ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो हम लोग CnH2O ऐसे जो फार्मूला लिखे थे, यहाँ पे 6 हम लोग रखेंगे तो 6H12O6 हमारा आता है। तो इसका सिंपल सा आपको एक ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, क्लोज। ओपन तो याद आपको रह जाएगा, 6 आपको इस तरह से कार्बन लिख देना है, और इधर जो है वो CHO कर देना है, और यहाँ पे O आप लगाओगे। इसको 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करना हो। शुरू में CHO आपको लगाना है, और इसके बाद जो 3 मॉलिक्यूल कार्बन का आएगा वहाँ पे OH लगा दीजिए। 6 आप लिख देते हो, कैसे याद रखना है वो मैं बता देती हूँ। तो और जो भी बचा इसके इधर आपको OH लगाना, जैसे कि एक तो लेफ्ट साइड में हमें 3 कार्बन पे OH लगा देना, ऊपर रहेगा COH और नीचे आपको CH2OH करके, और बाकी जो बचा इधर में आपको OH करना है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर को, और इधर आपको H लगा देना है। आप कुछ नहीं किए, ऊपर CHO बना दीजिए और लास्ट में CH2OH लगा दीजिए, और यहाँ पे 3 कार्बन पे इधर सिर्फ OH रहेगा, और बाकी जगह पे राइट साइड OH रहेगा और लेफ्ट साइड H लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे याद रख सकते हो। और क्लोज का भी, आप क्लोज ना भी याद रहे तो एक ओपन का जरूर स्ट्रक्चर आप बना देना, जो कि सिंपल है। डाइसेक्राइड हमें देखना है, जो कि डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड के कंडेंसेशन से बना है, जिसमें फर्स्ट लैक्टोज हम लोग देखे थे, जिसे मिल्क शुगर भी बोला जाता है। इसमें कौन से 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं, तो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ये कई बार MCQ में पूछा तो ध्यान रखिए आप। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से माल्टोज बनता है। सुक्रोज, जिसे हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, मीन्स कि जो हम लोग रोज यूज करते हैं, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आता है, मोनोसेक्राइड या फिर शुगर के मॉलिक्यूल। ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। डाइसेक्राइड मीन्स कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल से बने होंगे। नेक्स्ट आता है ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में हम लोग देखें कि 3 से लेके 10 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं, जिसका 2 एग्जाम्पल आपको रेफिनज एंड मैलेजिटोज को याद रखना होगा, जिसमें 3 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ये एग्जाम में भी ऐसे ही आया था कि आप क्लासीफाई कीजिए कार्बोहाइड्रेट को और 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो बस आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी आप एग्जाम्पल देख के निकल सकते हो। पॉलीसेक्राइड अगर हम लोग देखें, जिसमें कि 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट आते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स है जो आपको जानना जरूरी है। मोनोमेरिक यूनिट के बेसिस पे, मीन्स कि जो मोनोसेक्राइड, जैसे कि जो पॉलीसेक्राइड है उसमें 10 से ज़्यादा ये शुगर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मोनोसेक्राइड आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये इसे
क्लासिफाई किया गया कि होमोसेक्राइड मीन्स कि सेम शुगर मॉलिक्यूल से ये सारे बने रहेंगे, और हेट्रो मीन्स कि अलग अलग। जैसे अगर ये ग्लूकोज का बना है तो स्टार्च पूरा ग्लूकोज का ही बना रहेगा। इनुलिन अगर फ्रुक्टोज का बना है तो जितने भी इसमें स्ट्रक्चर जुड़ेंगे इनुलिन इनुलिन ही जुड़ते जाएंगे। वही हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट शुगर रेसिड्यू रहेंगे, फ्रुक्टोज भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा। इस तरह से इसे डिफाइन किया गया, क्लासिफाई किया गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते तो होमोसेक्राइड सेम शुगर रेसिड्यूज है जिसमें स्टार्च, ग्लूकोज एंड सेलुलोज। इसमें जो भी है इस साइड वाले वो सारे ग्लूकोज से बने होते हैं, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से ये बनता है। इनुलिन अगर देखें तो फ्रुक्टोज से बना होता है। एक क्राइटिन, ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। ये ग्लाइको एमाइन है, मीन्स कि इसमें एमिनो एसिड के भी ग्रुप आते हैं और इस तरह से ये बना होता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे यूनिवर्सिटी में तो नहीं आएगा, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, हाईलाइट करके रख सकते हो। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मीन्स की डिफरेंट शुगर रेसिड्यूज। इसका एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप देखते होंगे मूवी तो कई जो हीरोइन होती है वो मूवी में मतलब आई फिल्म इंडस्ट्री में 6 मंथ बाद ही आप देखोगे तो उनका जो चीक होता है, लिप्स होता है, वो फुला फुला दिखता है, तो वो कैसे इतना सुंदर हो जाती है। उनके बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड को दिया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब करके और वहाँ पे स्वेलिंग करने का काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। हिप्पैरिन जो कि ये एंटीकोआगुलेंट है, जो कि बाहर से भी हम लोग लेते हैं, हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, जो कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा, बस नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत काम आएगा और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर भी हमें देखना होगा। तो डाइजेशन अगर हम लोग देखें तो जब भी अगर डाइजेशन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे किसी चीज़ का डाइजेशन, तो ये डाइजेशन होता क्या है वो आप जरूर लिखिएगा। डाइजेशन का मतलब है कि बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। तो डाइजेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है, जिसमें स्टार्च सब हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, वो जो है वो डाइसेकेराइड या फिर मोनो सेकेराइड में टूटेगा। उसी को हम लोग मीन्स कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना, वही डाइजेशन कहलाता है। पहले भी हम लोग ये 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल जैसे कि मोनोसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स का चाहे वो डाइसेकेराइड में टूटे, मोनोसेकेराइड में टूटे, और उससे जो है वो अभी छोटा छोटा क्यों होता है, क्योंकि हम इसे एब्जॉर्ब होना है, तो बड़ी चीज़ें तो एब्जॉर्ब डायरेक्ट हो नहीं सकती, इसीलिए इस बॉडी को तोड़ना पड़ता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तभी एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हमारे सेल में जाके मेटाबोलाइज होगा। मैकेनिज्म आपको लिखना होगा। अब देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा कोशिश करती हूँ आपको मैं देने की, कि ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आप बना सको। तो मैकेनिज्म अगर देखें तो हमारे माउथ में जैसे हम लोग अपने फूड में स्टार्च लिए, शुगर पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग लेंगे तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होगा उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो रिलीज होगा, जिससे ये पॉलीसेकेराइड को तोड़ने का काम करेगा। माउथ में सिर्फ 5% ही कार्बोहाइड्रेट का ये डाइजेशन होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डाइजेस्ट हुआ तो हमारे माउथ के लिए सही नहीं है, वो कैविटी ये सब हो सकती है, तो सिर्फ 5% ही यहाँ पे डाइजेशन होगा। जैसे ये स्टमक में जाएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो रुकता है, पॉज हो जाता है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो सकता। HCl हमारे स्टमक में रहता है जो कि एसिडिक है। अब यहाँ नहीं हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे पैनक्रियाज से जो है वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज होता है, जो कि जो भी वहाँ से पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड के फॉर्म में टूटा था, अब उसको तोड़ने का काम करेगा। ये डाइसेकेराइड का कौन सा एग्जाम्पल था, माल्टोज, जो कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ही बना था, अब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके लिए एंजाइम कौन लगता है, माल्टेज। वही सुक्रेज जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाएंगे, इसके लिए एंजाइम लगेगा सुक्रेज। लैक्टोज जो है जो कि डाइसेकेराइड है, उसके लिए एंजाइम चाहिए लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना था, इसमें टूट जाएंगे और ये फाइनली मोनोसेकेराइड बन जाएगा। ये जो माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रस्ट वाटर से रिलीज होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। सो एक देखें कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम जो यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जा सकता है। उस एंजाइम को हम लोग एमाइलोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। हम लोग देखें कि सलाइवरी एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज होकर और इसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अब
प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। फाइनली जो हम लोग देखे थे फ्लो चार्ट में, अब उसी को थोड़ा वर्ड्स में देख लेते हैं। माउथ में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में जो सिक्रीट किया सलाइवा को, इसमें रहता है सलाइवरी एमाइलेज, उसी को टाइलिन भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन करना स्टार्ट करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में या फिर डाइसेक्राइड सब में तोड़ने का काम करेगा। स्टमक में जैसे ही गया था वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया था, क्योंकि स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वो इनएक्टिव कर देता है सलाइवरी एमाइलेज को। वहाँ पे कोई भी एंजाइम्स भी नहीं होते, और जो सलाइवरी एमाइलेज हमारे माउथ से गया था वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण इनएक्टिव हो जाता है। वही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें क्या हो रहा है, तो जो भी पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाज से आ रहा था, पैनक्रियाज रिलीज एमाइलेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जो भी स्टार्चेस और बच्चे होंगे या फिर जो माउथ में डाइसेक्राइड के फॉर्म में आया था, उन सारे को तोड़ने का काम करेगा, मोनोसेक्राइड में उसे चेंज करेगा सिंपल मॉलिक्यूल में। कुछ एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के भी थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिलिया होता है, ब्रश बॉर्डर, उससे ये एंजाइम रिलीज होते हैं। एंजाइम लाइक माल्टेज जो कि माल्टोज को तोड़ने का काम करेगा, लैक्टेज जो कि लैक्टोज का काम तोड़ने का काम करेगा, सुक्रेज जो कि सुक्रोज को तोड़ के ये मोनोसेक्राइड में सिंपल शुगर में चेंज करता है। माल्टोज किस में टूटेगा, ये बना भी था, मोनोमर यही है इसका, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट जाएगा, और लैक्टोज जो है, लैक्टेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ, वो ग्लूकोज एंड लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस तरह से इसका डाइजेशन मीन्स कि मोनोसेक्राइड में आ गया। डाइजेशन में करना क्या था, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना था, तो ये टूट चुका है। अब एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग चलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। एब्जॉर्प्शन पहले होता क्या है, तो इस प्रोसेस है एब्जॉर्बिंग असाइमिलेटिंग सब्सटेंस को हमारे सेल में भेजना एक टिश्यू से। जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूट गया, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पार होके पहले ब्लड में जाएगा, फिर और अदर सेल्स में जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। ये एक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, वहाँ पे भी डिस्कस हुआ है। ये टॉपिक फिजियोलॉजी में हमारा ख़त्म हो चुका है। जो लोगों का अभी ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है, फिजियोलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दी हूँ, उसका अलग प्लेलिस्ट होगा, आप उसे भी जाके देख सकते हो। और अपना कॉन्सेप्ट उसमें भी जो फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें तो सारा हर एक चैप्टर यूनिट वाइज में कवर की हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन में सिंपल से आपको याद रखना है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल हुए हैं वो कुछ ट्रांसपोर्टर के थ्रू, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू सेल्स में हमारा जाना, ताकि वहाँ पे फिर से फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो सिंपल जो मोनोसेक्राइड थे, फ्रुक्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये अब इसी को एब्जॉर्प्शन होना है, तो ये जैसे इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन मान सकते हो। ल्यूमन मीन्स कि क्या, जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही रहता है, और इसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसे ही हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। तो वो ल्यूमन में फ्रुक्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज जो कि टूट के हमारा डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू है, अब इसको सेल में जाना है। तो सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से, ब्रश बॉर्डर है, उसके बाद ये जो इसका दीवार है वो पार करेगा, तभी तो ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो उससे जाने के लिए फ्रुक्टोज को GLUT5 जो कि ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, उससे पार करता है, जबकि ग्लैक्टोज एंड जो ग्लूकोज है उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है वो SGLT1, दोनों के लिए, बस फ्रुक्टोज के लिए ही अलग होगा। SGLT1 का मतलब क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसका मतलब होता है, मतलब ट्रांसपोर्टर के थ्रू इन लोग पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से के दीवार को पार करेंगे, तब जाके अब ये सेल्स में आया, अब इसको वेसल्स में जाना है, तो उसके लिए एक और ट्रांसपोर्टर जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 चाहिए, वही सबको पार करवा देगा। सिर्फ यहाँ पे ही एक डिफरेंस था, ऐसे ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज के लिए SGLT1 चाहिए और फ्रुक्टोज के लिए GLUT5 चाहिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से अब ब्लड वेसल्स में जाने के लिए सबको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ही चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं इसे ये वर्ड्स के फॉर्म में, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो ये क्या है, जो मोनोसेक्राइड था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, एब्जॉर्बेड थ्रू अ स्मॉल इंटेस्टाइन में के वाल से जो ब्लड स्ट्रीम में गया, उसके लिए तो सबके लिए GLUT2 ही चाहिए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ही चाहिए। लेकिन ये जो ल्यूमन से हमारा गया था, ल्यूमन से स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में से जाने थे, तो
ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज जो था एब्जॉर्ब हुआ था एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, मीन्स इसमें एनर्जी भी लगेगी, ट्रांसपोर्ट करा तो एनर्जी तो चाहिए, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो कि SGLT1 है, मीन्स कि ऐसा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ऐसे आप SGLT1 ही याद रख सकते हैं, इसे सोडियम भी जाता है ग्लूकोज भी जाता है, इसीलिए ऐसा इसका नाम है। और वही फ्रुक्टोज के लिए देखिए हम लोग वही फ्रुक्टोज को इस GLUT5 से इसमें डिफ्यूजन मीन्स कि इसमें एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव प्रोसेस होता है। तो फ्रुक्टोज GLUT5 से गया और ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज SGLT1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू गया है। अब ये ट्रांसपोर्टेड टू लीवर पोर्टल वेन कैरी एब्जॉर्बेड मोनोसेक्राइड टू लीवर। ये जो है वो जैसे कि अब यहाँ पे ये आपको समझना होगा कि जब तक ये फ्रुक्टोज एंड जो ग्लैक्टोज था उसे भी ग्लूकोज में चेंज होना होगा, तभी हमारे सेल्स में जाएगा और वहाँ पे मेटाबोलाइज होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में गया और लीवर जो है फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज उसको भी ग्लूकोज में चेंज करेगा, जिसके लिए एंजाइम चाहिए होगा। फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए फ्रुक्टोकाइनेज और ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोकाइनेज, लीवर में ये प्रोसेस होगा, ग्लूकोज में इन लोग भी चेंज हो जाएगा, तब जाके सेलुलर यूटिलाइजेशन होगा। ग्लूकोज जो है यूज सेल एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स कि सारे को ग्लूकोज फॉर्म में ही जाना होगा, तभी आगे सेलुलर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म में जाएगी। और जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कहाँ कहाँ, लीवर एंड मसल में, ताकि अगर कभी कमी हो तो फ्यूचर एनर्जी के लिए वो हम यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन ख़त्म होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए ये आपको याद रखना होगा जो ट्रांसपोर्टर है उसको, और फाइनली ये जो सेल्स में ब्लड वेसल्स में गया उसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म अगर कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग देखें तो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले होता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में आपको पहले से भी पता भी होगा, इसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस आती है। एनाबॉलिक मीन्स कि कुछ चीज़ों का बनना और कैटाबॉलिक मीन्स कि ब्रेक डाउन होना। तो देखिए होता क्या है मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले डेफिनेशन, तो मेटाबॉलिज्म एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। बेसिकली हम लोग फूड ले क्यों रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी का यूज़ कहाँ करेगा, हमारा सेल ग्रोथ के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेट करना है, या फिर कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, जो कि वो फूड से ही मिलती है। तो फूड हम लोग लिए, सबसे पहले वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, हमारे फाइनली सेल में जाएगा, वहाँ पे हमें ATP मिलेगी जो कि एनर्जी का करेंसी है। दिस इंश्योर दैट सेल हैव अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड नेसेसरी फॉर कंपोनेंट ग्रोथ एंड रिपेयर। वही चीज़ें बोल रहा है कि हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में आएगा, जो कि ग्रोथ रिपेयरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो है वो कैटा मीन्स कि काटना, टूटना, इसमें टूटेगी चीज़ें, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब ये चीज़ें हर एक चीज़ में होगा, प्रोटीन में भी होता है, फैट में भी होता है, वो चीज़ हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। सो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में देखें तो कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है ग्लूकोज का टूटना, जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 10 स्टेप होता है जो कि एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर एनाबॉलिज्म हम लोग देखें तो एनाबॉलिज्म मीन्स कि बनना, इसमें बनने की प्रोसेस होगी। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन रिक्वायर एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमें एनर्जी देता है, इसीलिए तो ग्लूकोज टूटेगा, और वही जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आप जब नोट्स में आप PDF में देखिएगा, यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अदर से ग्लूकोज बनता है, उसको हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप अपना अटेंशन दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी मैं दूंगी। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसे इम्बडेन मेयर ऑफ पाथवे या फिर EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का अगर मैं बताऊं, जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई हूँ तो कई लोगों का कमेंट्स था कि मैम दीदी आप ऐसा भी चीज़ें पढ़ा दी हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे मैं क्यों पढ़ाई हूँ। जैसे आप एनाटॉमी अगर पढ़ते हो या फिर बायोकेमिस्ट्री, दो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कभी कभी एज इट इज़
ये सिलेबस से नहीं पूछेगा। और चीज़ें भी जानिए, जैसे कि मेटाबॉलिज्म आपको दे दिया। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइको नियोजेनेसिस से सारी चीज़ें आ रही है, तो आप कहाँ पढ़ोगे? यहीं में पढ़ोगे। और कैसे आप सिलेबस को बोल सकते हो या फिर किसी और को बोल सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, नहीं पढ़ने को था? तो मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा क्या? ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं बताई हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि पीडीएफ में मिलेगा। वहाँ पे आपको खुद भी एनालाइज होगा कि हाँ, हमें और भी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें जाननी है। तो इसे और एक बात और कि जो भी साइकिल्स आएंगे, यूरिया साइकिल आएगा, क्रेब साइकिल आएगा, ग्लाइकोलाइसिस आएगा, उसके दूसरे नाम भी आपको याद रखना होगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ लिए कि हाँ, इसमें ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटता है, लेकिन उसी को इमिडियन मेयर ऑफ पाथवे बोलते हैं। आपको पता नहीं होगा तो जानते हुए भी आप नहीं लिख पाओगे। ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि यही जो है वो डिस्कवर किए थे इस पाथवे को। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होता है। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। डेफिनेशन अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का देखें तो ग्लाइकोलाइसिस एक पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होने की प्रोसेस है, जिसमें हमें ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलता है। और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो लैक्टेट भी फॉर्म हो जाता है। और बेसिकली इसका काम क्या होता है? एटीपी हमें देना। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंड प्रोडक्ट लैक्टेट बन जाता है, जो कि बाद में फिर पायरुवेट में कोरी साइकिल के थ्रू चेंज होकर वो भी हमें एनर्जी देती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो इसका इंड प्रोडक्ट लैक्टेट रहेगा, और वही ऑक्सीजन रहेगा तो इसका इंड प्रोडक्ट पायरुवेट रहता है, जो कि फिर से क्रेब साइकिल में जाके फाइनली हमें एनर्जी देती है। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी ही होगी एग्जाम से पहले। समझ लेते हैं है क्या। ग्लूकोज जो है वो एंजाइम्स लगेंगे और वो फर्दर चीज़ों में टूटता जाएगा, और टूटते टूटते वहाँ से हमें कभी एनर्जी लगेगी, कभी देगा। तो 2 प्रोसेस में एनर्जी लगती है, बाकी सारी जगह में एनर्जी मिलता है। तो ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। और ये यहाँ पे फर्दर एक एटीपी चाहिए होता है। ये जैसे आप देखोगे एटीपी से ये एडीपी में चेंज हो जाना। यहाँ पे देखोगे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो रहा है। और ये फॉस्फेट जा कहाँ रहा है? तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब ऐसे ऐसे आप अगर बनाते हो तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो 6 है वहाँ पे एक फॉस्फेट लग जाता है, तो इसके लिए एक एटीपी चाहिए होती है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। आइसोमेराइजेशन ही बोलते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं हुआ, बस ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में आया है। इसमें अब नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम लोग देखें, जो कि फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में चेंज होता है। वही चीज़ है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक ही सिर्फ 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा था, इसलिए ये फ्रुक्टोज में एक सिर्फ 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा, इसीलिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोल रहे हैं। वही फ्रुक्टोज नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो इसमें 2 फॉस्फेट आ रहा है, इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बोल रहे हैं। तो एक मीन्स कि इसमें फॉस्फेट आया है, एक फॉस्फेट चाहिए जो कि यहाँ पे एटीपी लग जाती है, और ये एटीपी यहाँ देता है और अपने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। मीन्स कि 2 एटीपी हमारा लग गया। अब आगे जो स्टेप हमारा 4 है उसमें ये अब एल्डोलेज एंजाइम चाहिए, जो कि स्टेप 5 में इसमें दोनों में टूट जाएगा, जो कि ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीजनेट फॉस्फेट में ये टूट जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में धाप भी बोलते हैं। ये स्प्लिटेड फेज है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों चीज़ें, इस एरो का मतलब है कि इंटरचेंज हो सकता है। ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो धाप है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वही जो है वो ये ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आ जाता है। तो आप देखोगे ये जो टूटा है अब ये 3 कार्बन का हो गया है। अभी क्योंकि इसमें आ गया तो अब ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइसेरल्डिहाइड ये भी इसमें चेंज हो गया है, 2 चीज़ों में अब होगी। पहले तो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज ही चल रहा था, लेकिन अब ये टूटने की वजह से 3 कार्बन हो गया और ये भी इसमें चेंज हो गया, तो अब इसका 2 प्रोसेस चलता है। इसीलिए सभी जगह अब आपको 2 लिखना होगा, तभी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट मिलता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है।
अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो स्टेप 6 में आने के लिए इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। एंजाइम आपको कैसे याद रखना है, आप देख सकते हो जो सबस्ट्रेट है उसी के नाम से ये एंजाइम मिलता है। सबस्ट्रेट हो या प्रोडक्ट हो, एंजाइम उसी से मिलता जुलता हुआ आपको आएगा। और जैसे ही आप साइकिल को प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, तो आपको याद ये हो जाएगी। सो ये जो है वो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2NAD लगता है यहाँ पे, जो कि आगे 2NADH में चेंज हो जाता है, जो कि एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। इन सारी प्रोसेस में एनर्जी हमें मिलने लगती है। एक NADH से 2.5 ATP मिलता है, जो कि आगे भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे एनर्जी हमें मिलना स्टार्ट हो गया। वही 6 जो स्टेप है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट वो 2 चल रहा है। ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में स्टेप 7 में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी हमें ATP मिलेगी। यहाँ भी मिला है, यहाँ भी हमें एनर्जी मिला। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। किसके अब यहाँ पे कुछ ना तो हमें एनर्जी मिला है ना कुछ मिला है। नेक्स्ट प्रोसेस जब जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनालेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें मिलेगा क्या, 2 फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, जो कि यहाँ पे एक H2O भी निकलता है, मीन्स कि वाटर भी इस प्रोसेस में हमें मिलती है। अब नेक्स्ट अगर प्रोसेस हम लोग देखें स्टेप 9 में क्या हो रहा है, तो जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है फाइनली पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पाइरुवेट में चेंज हो जाता है और यहाँ पे भी हमें ATP मिलती है। लेकिन ये प्रोसेस 2-2 के लिए चल रहा है तो हमें 2 ATP मिलती है। आई नो आप कंफ्यूज हुए होंगे, ये कंफ्यूजिंग है और आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करना होगा। पहले हम लोग ट्रिक से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये सबस्ट्रेट जो बनते जा रहे हैं उसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। गुड गर्ल फ्राइड फिल ग्लास बाय 3 PG 2 PG प्ले पिंग पोंग। सो इस तरह से आप याद इस ट्रिक से रख सकते हो कि कैसे जो है वो स्टेप 1 में ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को याद रखने के लिए गर्ल, ए आगे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। वही अब स्टेप 3 में को स्टेप 4 में जाने के लिए ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, जहाँ पे ATP दोनों जगह पे लगी है। अब आगे ATP कहीं नहीं लगेगी। जो स्टेप 4 है स्टेप 5 में पहुंचने के लिए उसे एल्डोलेज एंजाइम चाहिए, जो कि स्प्लिट हो रहा है, 6 कार्बन 3 कार्बन में टूट रहा है। फिर ये भी इस ऐसा ही चेंज हो जा रहा है। अब ये जो है फर्दर क्योंकि ये 2-2 चीज़ें अब चलेगी तो हमें 2-2 सबस्ट्रेट याद रखनी होगी, जो कि आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। और लास्ट में हमें 2 पाइरुवेट मिलता है। अगर यहाँ पे हमें ऑक्सीजन ना सही मात्रा में हो तो लैक्टेट बन जाता है और वही ऑक्सीजन हमें मिले तो ये क्रेब साइकिल में चला जाएगा, जो कि हम लोग क्रेब साइकिल में और फर्दर हमें एनर्जी मिलती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। सो थोड़ा सा और हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका कंटेंट भी आपको लिखना हो। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको 3 फेज में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। 1 से 3 फेज जो था वो एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज या फिर प्राइमिंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 और 3 पे एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी। वही जो 4-5 था वहाँ पे ये टूटा था 2 में, तो उसे स्प्लिटिंग फेज बोल दिया जा रहा था। और नेक्स्ट हम लोग 6, 7, 8, 9 देखे, वहाँ पे हमें बहुत एनर्जी मिल रही थी, इसीलिए इसे एनर्जी जनरेशन फेज बोला जाता है। और अगर देखें तो इसे 2 फेज में भी हम लोग रख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 5 तक प्रिपरेटरी फेज चला था, चीज़ें बनी थी और हम जब चीज़ जैसा मकान बनाना तो एनर्जी हमें देना होता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी लगी थी। और वही इधर जो सारी चीज़ें वहाँ पे पे ऑफ फेज है, जहाँ पे एनर्जी हमें मिल रहा था ATP के फॉर्म में। नेक्स्ट देखें कि इसमें नेट रिएक्शन हुआ क्या, हम क्या चीज़ लगाएं, हमें क्या चीज़ मिला। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज हम दे रहे हैं तभी ये प्रोसेस हो रहा है और 2 ATP लग रहा है 1 स्टेप में और 3 स्टेप में। और साथ ही साथ जो स्प्लिटिंग के बाद वाला एक फेज था वहाँ पे NAD लगा था, लेकिन इससे हमें खुद
और एनर्जी NADH के फॉर्म में मिलने जाती है। इससे हमें फ़ायदा ही होता है। तो ये हम लगाए थे और हमें मिला क्या था, तो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में जाके हमें एनर्जी देगा, और 2 ATP, ऐसे तो 4 ATP मिल रहा है। एक 6 स्टेप में मिल रहा था, एक 9 स्टेप में मिल रहा था, लेकिन दो ATP तो हम लोग लगा चुके हैं ना, इसीलिए यहाँ पे 2 ATP ही हम लोग लिखते हैं। और साथ ही साथ हमें 2 NADH भी मिला था, 5 का जो स्टेज आगे जो बढ़ रही थी। यहाँ पे हम लोग देखे थे NAD लगा था, लेकिन हमें ये 2 NADH दे दिया था, जो कि एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। तो नेट रिएक्शन में बस हम लोग देखे कि क्या चीज़ें हम लोग दिए और क्या चीज़ें हमें मिला। रेगुलेशन कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये भी सिंपल चीज़ है और ये भी एग्जाम में आप ज़रूर लिखिएगा, एग्जाम में आए तो सबसे पहले सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को चलने के लिए कौन कौन रेगुलेशन कर सकता है। तो एक तो सबस्ट्रेट मीन्स कि जितना ग्लूकोज रहेगा तभी तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, तभी तो एनर्जी मतलब ग्लूकोज को रहेगी तभी तो टूटेगा। नेक्स्ट आता है हार्मोनल भी कंट्रोल रहता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन ज़्यादा अगर ग्लूकोज है तो उसे सेल में भेजना, या फिर जो ग्लाइकोज, ये जो इंसुलिन है ये इस प्रोसेस को बढ़ावा देगा, ग्लाइकोलाइसिस मतलब, क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है ये, और इसको करवाने का काम करेगा वही ग्लूकागोन जो ग्लाइकोजन है, जो कि पैनक्रियाज से ही रिलीज होता है। ये इस प्रोसेस को रोकने का काम करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, जो कि रेगुलेशन में बहुत अच्छे से अभी हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी आप याद रखिएगा, इंसुलिन और ग्लाइकोजन भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। एंजाइम भी कुछ रेगुलेट करते हैं, जो चीज़ें लगा था, जैसे फर्स्ट में हेक्सोकाइनेज जो था, जो ये तीनों एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज और पाइरुवेट काइनेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ही 10 स्टेप में ये सारी लगा था। एंजाइम को कैसे याद रखना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के नाम से ही मिलता जुलता आपको ये एंजाइम्स मिलेगा, जिससे आप याद रख सकते हो। तो ये एंजाइम्स के पास ऐसी पावर है कि उस प्रोसेस को रोक सकता है या फिर आगे बढ़ा सकता है। तो एंजाइम्स भी आप याद रख लीजिएगा। सो ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिखना कैसे है, सबसे पहले वो है क्या, हो कहाँ रहा है, उस पाथवे को 10 स्टेप को शो कीजिएगा, और साथ ही साथ वो ट्रिक के साथ आप याद, वो हो जाएगा आपसे। इसके बाद ये कितने फेज के बारे में लिख दीजिएगा, और नेट रिएक्शन क्या और रेगुलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म में ही क्रेब्स साइकिल। अब आप सोचोगे कि आपको लगेगा जब आप सिलेबस देखोगे क्रेब्स साइकिल कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा कैसे, ये मेटाबॉलिज्म के ही तो अंदर है। तो अब जैसे कि पाइरुवेट में आप तोड़ चुके हैं, अब उससे भी फर्दर एनर्जी लेना है तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल नेम आफ्टर इट डिस्कवर हैंस क्रेब, इसे हैंस क्रेब खोजे थे, इसीलिए इसका क्रेब साइकिल नाम है। इसका और भी नाम है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3COOH ग्रुप जो है वो सिट्रिक एसिड में प्रेजेंस होता है। इस तरह से आपको सिट्रिक एसिड का ऐसे ये देखने को मिलेगा अगर आप स्ट्रक्चर गूगल करते हो तो। और ये सिट्रेट है क्या, तो वही पाइरुवेट जो है, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होके एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट में चेंज होता है। इसी को सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, और इसी में 3COOH ग्रुप रहता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि वही आगे जाके हमें एनर्जी देता है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसका, तो क्रेब्स साइकिल जो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसमें एनर्जी जनरेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है फॉर एनर्जी। साइट माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख ही लिए, होता क्या है, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पाइरुवेट मिला था, वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, जो कि और यहाँ से एक CO2 निकल जाता है, और साथ ही साथ NAD लगता है, जो कि NADH। यहाँ भी हमें एनर्जी भर भर के मिलती है, मतलब एक NAD से 2.5 ATP मिलता है, जो कि एनर्जी है। तो CO2 क्योंकि निकल गया, तो ये पहले तो 3 कार्बन का पाइरुवेट था, इसे अब ये 2 कार्बन का बचता है। अब ये आगे एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, वो सिट्रेट सिंथेसेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रेट में चेंज होता है, जो कि यहाँ से 2 कार्बन, ये 4 कार्बन का है, तो ये 6 कार्बन का सिट्रेट रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये आगे एक्वानिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में चेंज होता है। याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना होगा। आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक NADH के फॉर्म में, जो कि हमें एनर्जी का एक अच्छा सोर्स देगा, और CO2 एक निकलती है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होगा। यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलेगी, NAD यूज होगा, जो कि NADH
के फॉर्म में निकलेगा। अब अगर हम लोग देखें सक्सिनाइल जो कोएंजाइम में है, उस सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनेट में बदलेगा और यहाँ पे भी एक जीडीपी लगता है और जीटीपी के फॉर्म में निकलता है, जो कि एक एनर्जी, एक जीटीपी बराबर एक एटीपी होता है। ये भी एनर्जी का सोर्स है। और अगर हम लोग देखें एक क्रेब्स साइकिल करवा क्यों रहे हैं, एनर्जी के लिए ही तो करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेट में चेंज होगा। यहाँ पे भी हमें एनर्जी FAD लगेगा और FADH2 मिलेगा, जो कि जिससे 2.5 ATP मिलता है। यहाँ से भी एनर्जी मिली हमें। अब फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरोज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलेट में चेंज होता है। यहाँ पे कोई एनर्जी ना मिली ना कुछ। आगे ये प्रोसेस जाएगा जो कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होगा और यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलती है, एक NAD लगता है और NADH मिलता है, जो जिससे 2.5 आगे एनर्जी ATP हमें मिलेगा। ये और यही अब ये जितना भी हुआ ये चीज़ें फिर से ऑक्जेलो एसीटेट आ गया ताकि आगे भी प्रोसेस ये चलती रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे। सबस्ट्रेट को याद कैसे रखना है, कैट इंटेलिजेंट नो से सॉरी फॉर मिस्टेक अगर। आजकल आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बिल्लियाँ कैसे सॉरी बोलती हैं, तो उसे आप याद रख सकते हो। कैट से सिट्रेट होगा, इंटेलिजेंट से आइसोसिट्रेट, ऐसे ही आप पूरा सबस्ट्रेट को याद रख लेना। एंजाइम कैसे याद रखोगे, एंजाइम ज़्यादातर मिलता जुलता, जैसे कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से आगे मतलब सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट से ही होता है। इस साइकिल्स को आपको चाहे जो भी करो याद करना होगा, थोड़ा सा एग्जाम के पहले से रट्टा मारना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। क्रेब्स साइकिल एग्जाम में आ सकता है, तो लिखना इसे कैसे है। स्टेप 1 में क्या हुआ था, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर। यहाँ जो आप प्रोसेस देखे हो उसी को बस लैंग्वेज में लिख देना है। स्टेप 2 में क्या हुआ, ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर जो सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में आगे जो सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ है उसी को वर्ड में यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप 3 में अगर हम लोग देखें तो वही सिट्रेट जो है वो रिएक्ट किया एक्वानिटेज एंजाइम से और ये आइसोसिट्रेट बना देता। स्टेप 4 में आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जो चेंज हुआ वही चीज़ें लिखी हुई है। स्टेप 10 तक आप वही चीज़ें देखोगे कि अब आगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज इन सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ये 10 स्टेप तक आपको लिख देना है। समझना बस ये साइकिल ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कंटेंट चाहिए होता है तो ये आप स्टेप के फॉर्म में बस वहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी कितना हुआ जनरेशन वो समझना जरूरी है। तो इसमें 3 NADH मिला है, एक NADH बराबर 2.5 ATP के बराबर होता है। मीन्स कि ये अगर 2.5 को 3 से हम लोग करेंगे तो हमें 7.5 ATP मिला है। एक ये 8 कहाँ से ATP, अगर आप ऐसे यहाँ से देखोगे तो आपको 4 NADH लगेगा, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल सिर्फ इस साइकिल को बोलते हैं, ये वाला नहीं इसमें इंक्लूड होता है। तो कितना NADH हमें इसमें 3 आप देखोगे कि हमें मिला है, एक यहाँ पे और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और एक हमारा था यहाँ पे, यानी 3 NADH और एक जो है वो GTP और एक हमें FADH2 मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक FADH बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, 1.5 ATP के बराबर। GTP मैं पहले ही बताई थी कि एक GTP बराबर 1 ATP ही होता है। तो टोटल हमें कितना ATP मिले है, 10 ATP हमें मिला है। ये साइकिल 2 पायरुविक एसिड के साथ चल रहा है। तो आप कहीं पे देखोगे कि अगर आप देखोगे कि एक ग्लूकोज से हमें कितना ATP मिलता है तो 20 ATP मिलता है। अब कहीं पे NADH बराबर एक NADH बराबर कोई 3 ATP भी बोलते हैं, मतलब बुक में लिखा हुआ है, फिर गूगल करोगे तो देखने को मिल सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे आप NCERT जो 12th क्लास का था वहाँ पे 2.5 ही है, तो ज़्यादातर इसे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब पर्पस क्या है क्रेब्स साइकिल का, सिर्फ कंटेंट के लिए, तो ऑक्सीडाइज एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज एनर्जी के लिए ही ये, ताकि हमें एनर्जी इससे मिल पाए, ATP हो या फिर NADH या फिर FADH, जो कि सबसे हमें एनर्जी मिला है, तो एनर्जी के लिए ये साइकिल होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसेंशियल है, वही सेलुलर प्रोसेस हो सके, ग्रोथ, ये सब सारी चीज़ें हो सके, उसके लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी के लिए क्रेब्स साइकिल होनी जरूरी है। रेगुलेशन आपको लास्ट में लिखना होगा, तो सबस्ट्रेट
एबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स कि जो एसिटाइल कोएंजाइम चेंज हुआ पायरुविक एसिड से तो वो सारी चीज़ें होगी। NAD लग रहा है, फिर D लग रहा है, तभी हमें NADH मिल रहा है, फिर DH मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें की एबिलिटी होगी, तभी आगे प्रोसेस रेगुलेट होगा। एंजाइम कुछ जो एंजाइम लगे हैं जैसे कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज सिंथेसेज जो है, इन लोगों के पास एबिलिटी होती है कि इस प्रोसेस को रोक सकता है, फिर आगे रेगुलेट कर सकता है। तो बस आप इतना ज़रूर याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल में। आगे हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म में ही ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो कि ये पूछा हुआ यूनिवर्सिटी में, BH नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में पूछा हुआ है कि उसने, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे जो है वो ये सिंथेस, इसमें जो है इस प्रोसेस में अदर सबस्ट्रेट जैसे फैट एंड एमिनो एसिड पायरुवेट हो गया, उस प्रोसेस से हमें ग्लूकोज को बनाना होता है, हमारे बॉडी बनाती है, उसी प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज और जेनेसिस मतलब बनना, लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल रही है, लेकिन उसको छोड़ के नई चीज़ें फैट ये सब हो गई, उससे मिलने की प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मली आता था कार्बोहाइड्रेट से, बट अगर आ रहा है कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर दूसरी चीज़ों से, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कि लैक्टिक एसिड है, एमिनो एसिड से भी मिलता है, पायरुविक या उसी को हम लोग पायरुवेट बोलते हैं, या फिर पायरुविक एसिड, एक ही चीज़ है, उससे मिले, ग्लिसरॉल से मिले, जो कि हम लोग फैट में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि फैट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से बना है। फैटी एसिड का तो हम लोग देखे थे कि ये कैसे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, लेकिन हम लोग ग्लिसरॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। ग्लिसरॉल हमें ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी, पहले ग्लूकोज में चेंज होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से, और ये फिर हमें एनर्जी देती है। तो इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। किससे किससे? लैक्टिक एसिड से कैसे हमें एनर्जी मिलेगा? तो ज़रूरी है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाने के लिए कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तो पहले वो पायरुवेट में बदले या फिर उस प्रोसेस में। चलिए दिखाते हैं अच्छे से, पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग साइकिल के थ्रू समझेंगे। तो जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज हो जाता है, जो कि आगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएगा। एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर पायरुवेट में चेंज होता है, जो कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जाके ग्लूकोज बनेगा। ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल कैसे ये बनता है, तो इसके लिए प्रोसेस अलग हो जाती है। इसके लिए ग्लिसरॉल काइनेज लगता है, यहाँ पे GDP ATP का भी यूज होगा, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में ये चेंज होगा, और यहाँ पे भी एक NADH और NADH के फॉर्म में लगती है, और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है, और आगे ये उस प्रोसेस में चला जाता है। अगर आपको याद हो तो 5 स्टेट जो ग्लाइकोलाइसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस मिलता हुआ ही है। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस याद कर लोगे तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी याद कर लोगे। ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज होता है, और ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट जो है वो रिवर्स प्रोसेस होके ग्लूकोज में चेंज होता है। तो इसके लिए तो ये पायरुवेट हुआ जिसके कारण हमें ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन ये जो है वो सीधा जो हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज में 5 स्टेज में जो धाप में चेंज हुआ था, यहाँ पे सीधा ग्लिसरॉल जो है इस प्रोसेस में चल जाता है, और ये फिर ऊपर जाके ग्लूकोज बनाता है। कई लोगों को ये चीज़ें हार्ड लग रही होगी, लेकिन आप प्लीज़ इसे पेशेंस के साथ देखो, लास्ट में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। सो अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस का पाथवे। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बस इधर का जो प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस, वही प्रोसेस चलता है, बस यहाँ पे एक एंजाइम अलग हो जाएगा और बाकी एंजाइम भी सेम रहते हैं, और ये पायरुवेट जो है वो सीधा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज नहीं होता है। इसके लिए एक इसे रिएक्शन करना पड़ता है, जो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्जैलो एसीटेट में ये पहले इसको चेंज होना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस में तो हमें एनर्जी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी खर्च होगा, बस यही डिफरेंस है। और जो स्टेप 1 में है, पायरुवेट सीधा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए इसको देखोगे तो आप ये पूरा ये मतलब कि ऐसे उल्टा बस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ाना होगा, क्योंकि ये सीधा पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में नहीं चेंज हो सकता, इसीलिए एक और प्रोसेस इसको करना होता है, जो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जैलो एसीटेट में चेंज होता है। यहाँ पे एक ATP लगती है, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, जहाँ पे भी एनर्जी लगेगी ही, सब में एनर्जी लगता ही है।
अब आगे ये चेंज होते जाएगा, इनैलो जो एंजाइम था वही आगे की ओर ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। बस यहाँ पे जो है वो एक एंजाइम अलग हो जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगता है, जिससे ये ग्लूकोज में चेंज होता है। ये ऐसा लगता है कि नहीं पढ़े, लेकिन ये पढ़ना होगा आपको, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पीडीएफ में जाके देख सकते हो। और साथ ही ये जो साइकिल है ये इसके लिए है, ये जो ग्लिसरॉल था वो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मीन्स कि ये सीधा नीचे की ओर आएगा, ये वाला जो है वो नीचे की ओर होना चाहिए। ये जो है वो यहाँ पे ग्लिसरॉल के प्रोसेस के लिए ये सीधा ये इस प्रोसेस से ग्लूकोज में आके चेंज हो जाएगा और ये ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस है क्या कि ये एमिनो एसिड पायरुवेट हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया या फिर ग्लिसरॉल हो गया, उससे ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस। इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का? सब ईजी है हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हेल्दी रेंज में रह सके। जब भी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उससे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो ये जो अदर प्रोडक्ट्स है वो ग्लूकोज बन के और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिया से हमें बचाता है। एनर्जी सोर्स फॉर ग्लूकोज डिपेंडेंट टिश्यू, जैसे कि अदर जो टिश्यू है वो फैट ये सब से भी कैलोरी ले सकता है, लेकिन जो ब्रेन है, रेड ब्लड सेल है, वो उसको ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी के लिए। तो वो अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ना भी मिल रहा तो हमारे बॉडी में जो फैट है या फिर लैक्टिक एसिड जो चीज़ें भी है उससे ग्लूकोज बना के इन लोग को एनर्जी देने का काम करेगा। लैक्टेट रिसाइकलिंग जो कि कोरी साइकिल के थ्रू होता है। कोरी साइकिल आप पढ़ना चाहते हो तो जो सेपरेट वीडियो है वहाँ और अच्छे से मैं इलाबोरेट करके इस सारे प्रोसेस को बताई हूँ। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें कैसे और जानने में इंटरेस्ट है, आप उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो लैक्टेट रिसाइकलिंग से भी एनर्जी मिलना और लैक्टेट को हटाना ये भी काम करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी करता है। कैसे? क्योंकि अगर मतलब कि लैक्टेट ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाए और लैक्टेट प्रोसेस लैक्टेट जो है उससे दोबारा एनर्जी लेना है, फिर लैक्टेट को हटाना, क्योंकि लैक्टेट से हमारे बॉडी में पेन होता है, एसिडिक होता है, उसे हटाने के लिए सिर्फ ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस ही है। तो उससे मेटाबॉलिक रेगुलेशन कैसे होगा? तो अगर लैक्टेट जो कि एसिड है हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होकर ये लैक्टेट हटता है, जिससे मेटाबॉलिक रेगुलेशन होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था, क्योंकि ये पूछा हुआ है, इसीलिए सारा चीज़ मैं आपको अच्छे से बताई हूँ। अब एक लास्ट है कि हमें पता है ग्लूकोज ज़्यादा हमारे बॉडी में होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है, जिसके लिए प्रोसेस एक ग्लाइकोजेनेसिस होता है। और फिर ये ग्लाइकोजन स्टोर क्यों होता है? ताकि हमारे बॉडी में कभी कमी हो, जैसे स्टारवेशन की कंडीशन में, तो वो टूटे, जिसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है। इसका ये प्रोसेस है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में कैसे ग्लाइकोजन के रूप में बदला और फिर एक कैसे जो है वो ग्लाइकोजन फाइनली ग्लूकोज में टूटता है, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी आप अच्छे से, जो लोग इंटरेस्टेड है, अलग सेपरेट वीडियो ग्लाइकोजेनेसिस बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी या फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से करके आप देख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब हमारा टॉपिक ज़्यादा नहीं है, ये भले ही इतना बचा है, लेकिन मेन यही हमारा मेटाबॉलिज्म था। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कौन कौन सा, याद रखने के लिए आप लालू के फ्रेंड गौरव सौरभ, अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री या फिर एफओएन का नोट्स चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। इससे आप याद रख सकते हो, जो भी हाईलाइटेड है उसी से सारा डिजीज आपको याद रह जाएगी। चलिए देखते हैं, इसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा ऑफकोर्स, इसमें भी समझा देती हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म तीनों से रिलेटेड डिसऑर्डर हमें देखना है। तो इनके अगर ये डाइजेस्ट ना हो रहा हो, एब्जॉर्ब सही से ना हो पा रहा हो, मेटाबॉलिज्म इसका सही से ना हो पा रहा, तो कौन कौन से डिसऑर्डर हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं? तो एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मीन्स कि जो लैक्टेज हमें मिल रहा था, जिसके वजह से लैक्टोज एंजाइम टूट रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वो एंजाइम में डिफेक्ट हो जाए, अगर वो ना मिले, तो लैक्टोज एंजाइम डिहाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है, जो कि जिससे हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। जो जिनको ये कंडीशन रहती है, अगर वो लैक्टोज ले रहा है तो उनका बॉडी में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि लैक्टोज टूट नहीं पा रहा है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो एक तो फ्रुक्टोज का एब्जॉर्ब नहीं हो पाना, जो कि फ्रुक्टोज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में से हो रहा था, तो वो भी एक एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। और एक जो है वो एक इनहेरिटेड होता है, मीन्स कि बचपन से ही जीन ही उस
को उस सही से नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं मेटाबॉलाइज कर पा रहा है, उसको फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, इनहेरिटेज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, जो एल्डोलेज है उसी के वजह से फ्रुक्टोज आगे चीज़ें ये जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो ये एल्डोलेज जो कि फ्रुक्टोज को आगे तोड़ने का काम कर रहा था, अगर ये एंजाइम में डिफेक्ट है, ये नहीं आ पा रहा है, तो हमारे बॉडी में आगे प्रोसेस नहीं जा पाएगी, ग्लूकोज नहीं टूट पाएगा। सो इस एंजाइम के वजह से जो चीज़ें देखने को मिलेगी, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस उस टाइम पे होता है। हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस कॉजेज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। क्योंकि ये एंजाइम नहीं है, जो इनहेरिटेड होता है उसके अंदर तो जीन ही नहीं है जो कि ये सब एंजाइम को बना पाए, तो ये चीज़ें ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, ये चीज़ें आगे प्रोसेस बढ़ेगी नहीं, पायरुवेट मिलेगा नहीं, क्रेब साइकिल में जाएगा नहीं। तो इन प्रोसेस से रिलेटेड एंजाइम में प्रॉब्लम हो, उसी डिसऑर्डर को हम लोग देख रहे हैं। सो रिजल्ट क्या होगा अगर ऐसी कंडीशन होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर आगे प्रोसेस जा नहीं रही है। ग्लूकोज भी है वो 1 फॉस्फेट में बदल रहा है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम जाएगा। हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है अगर ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट ज़्यादा ही लीवर में रह गई, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलता है। हम लोग लैक्टोसीमिया देखते हैं, जिसमें कि ये भी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि रेयर होता है। इसमें जो ग्लैक्टोज है उसका ब्रेकिंग डाउन नहीं हो पाता है। ग्लैक्टोज एक शुगर है जो कि डेयरी प्रोडक्ट या फिर ब्रेस्ट मिल्क में हमें मिलता था, अगर वो उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा, जिसके कारण ग्लैक्टोज जो है वो टॉक्सिक्स, अगर कोई चीज़ बॉडी में ज़्यादा हो तो टॉक्सिक तो होगी, जिसके कारण लीवर एंड किडनी डैमेज होने की चांसेस होती है, जिस कंडीशन को हम लोग ग्लैक्टोसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये जो डिसऑर्डर है उसे ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं, जो कि कॉमनेस्ट काउज है ग्लूकोज एक्सक्रिएशन यूरिन। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट देखने को मिले तो उसे हम लोग ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें, हालांकि आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ोगे, यहाँ पे बस आपको उनके बारे में ही जानना है कि ये होता क्या है। सो अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है तो उसे ग्लाइकोस्यूरिया कंडीशन बोलते हैं, जो कि डायबिटिक मेलाइटस में देखने को मिलता है। रीनल ग्लाइकोस्यूरिया 2 टाइप का होता है, रीनल एंड एक एलिमेंट्री। इसमें अगर यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगा तो उसे रीनल ग्लाइकोस्यूरिया बोलेंगे, और वही स्टूल में देखने को मिल रहा है तो ये ग्लाइकोस एलिमेंट्री बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है, बेसिकली यूरिन में ही देखने को मिलता है, इसलिए ग्लाइकोस्यूरिया का कॉन्सेप्ट है यूरिन से में एक्सक्रिएट होना ग्लूकोज का, जो कि डायबिटिक मेलाइटस में होगा, आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है डिजीज डायबिटिक मेलाइटस, जो कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है हमारे ब्लड में, उसी को हम लोग डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। इंसुलिन का कमी हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस में ही पढ़ना है। तो जब भी अगर डिजीज रिलेटेड आए तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते रहोगे, और साथ ही साथ डायबिटिक मेलाइटस को बाहर लिख देना, जो भी आप आगे इस टॉपिक में आप पढ़ोगे। तो चलिए हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ जाते हैं कि अब ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज अगर हम लोग देखें तो इसमें वैसे जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो उसका सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री भले ही कम है लेकिन उतना भी इजी नहीं है, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल को एक बार में देखे और समझ गए, या फिर न्यूट्रिशन को एक बार देखे और समझ गए, इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। सो रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट है पर्सन के वेल बींग के लिए, ये सही अमाउंट में रहना चाहिए। तो अगर ये एबनॉर्मल कंडीशन ना हो, या फिर कैसे नॉर्मल में ही रखा जाता है, ये प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। सो जानना है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है और कैसे ये मेंटेन होता है। तो फास्टिंग का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल, जैसे कि आप फास्टिंग में हैं और अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक करवा रहे हैं, ब्लड में हमारा शुगर कितना है, तो नॉर्मली वो 70 से 90 mg/dl होना चाहिए। प्री डायबिटिक में 100 से 125 होना चाहिए, और वही डायबिटिक हम लोग इसको अगर देखिए 100 से ज़्यादा हो रहा है तो वो सस्पेंशन है कि डायबिटिक मेलाइटस के कंडीशन में वो जा सकता है, लेकिन अगर 126 से ज़्यादा जा रहा है तो उसे डायबिटिस बोलते हैं। और ये वाला जो वैल्यू है उसे आप एक पेज में लिख लो या फिर रट्टा मार लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आपके काम आएगी हॉस्पिटल में, आप जो भी आगे चीज़ें पढ़ोगे, और ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो फास्टिंग के लिए इतना याद रखना है कि 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, और अगर 100 से ऊपर 125 तक है तो वो प्री डायबिटिक में जाएगा, और अगर 125 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसे डायबिटिक बोलेंगे। रैंडम या फिर नॉन फास्टिंग लेवल हम लोग देख लेते हैं। मीन्स कि अगर आप रैंडमली हॉस्पिटल गए खाना वाना खा के, या फिर जो एक पोस्ट पैरानिडल होता है, मीन्स कि खाना खाने के 2 घंटा बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहेगा, तो वो दोनों का इक्वल ही
इसका वैल्यू आता है। तो उसके लिए अगर आप खाना खाए हो उसके बाद अगर ग्लूकोज लेवल चेक करवा रहे हो तो वो 140 से बिलो है, मीन्स कि आप डायबिटिक, ना तो प्री डायबिटिक है ना डायबिटिक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। प्री डायबिटिक किसको बोलेंगे? अगर 140 से ज़्यादा जा रहा है, 140 से 199 के बीच में है तो उसे प्री डायबिटिक बोलते हैं। और वही डायबिटिक के लिए 200 से अगर ज़्यादा हो रही है, फिर 200 है, उसको डायबिटिक बोलते हैं। आपको याद क्या रखना है कि अगर फास्टिंग में है तो 100 और 125 ऐसे आप याद रख लीजिएगा। इसके नीचे है तो नॉर्मल, और यहाँ इसके बीच में तो प्री डायबिटिक, और ये इससे ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक, जो कि फास्टिंग का है। अब खाए पिए हो या फिर ये खाना खाने के बाद देखा जा रहा है तो उसके लिए आप 140 याद रखिए। अगर इसके बिलो है तो आप सही नॉर्मल हैं। 200 से नीचे 140 से 200 के बीच में है, मीन्स कि प्री डायबिटिक, और इससे ऊपर है तो डायबिटिक की कंडीशन है। रेगुलेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म आपको लिखना होगा इसमें। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल में, तो जैसे कि हमारे बॉडी में इतना से अगर 100 से फास्टिंग के कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप कभी भी 140 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे? पैनक्रियाज जो है वो सिक्रेट करता है, अगर ज़्यादा हो रहा है ग्लूकोज लेवल तो वो सिक्रेट करेगा इंसुलिन को, जो कि इंसुलिन क्या करता है, ये लीवर को बोलता है कि ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करो, जिसके कारण ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो हमारे बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा शुगर लेवल। वही इंसुलिन एक और काम करता है, हमारे सेल्स में भी ये जितने भी ग्लूकोज है उसको भेजने का काम करेगा, और सेल्स में जाके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी और हमें हमारे सेल को एनर्जी मिलेगा, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो राइज हुआ था, हाई ब्लड शुगर हुआ था, वो लोअर हो जाएगा। वही अगर हमारे ये ब्लड में लो ब्लड शुगर लेवल हो रहा है तो हमारा बॉडी कैसे रेगुलेट करता है, पैनक्रियाज जो है उस टाइम पे यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन होगा वो रिलीज करेगा, और उस टाइम पे ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज, उसको तोड़ के ग्लूकोज मिलाने का काम करता है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है, जो यहाँ पे है वो जो कि पैनक्रियाज से रिलीज हो रहा है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। कैसे? ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है लीवर से। और वही इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है। कैसे? एक तो ये सेल में भेज दे रहा है, और एक ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा दे रहा है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जा रहा है। अब इस प्रोसेस को इतना लिखने से तो एग्जाम में काम चलेगा नहीं, तो इसको वर्ड्स में लिख दीजिए। लो ब्लड ग्लूकोज अगर हो रहा है तो पैनक्रियाज ग्लूकागोन रिलीज कर दे रहा है, जिसके कारण ये जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो लो था वो नॉर्मल लेवल पे 140 या फिर जो 100 है वहाँ mg/dl आ जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। वही हाई अगर हो रहा है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर दे रहा है। इंसुलिन दो काम कर रहा है, एक तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर रहा है, और साथ ही साथ ये इंसुलिन सेल में भिजवाने का काम करता है ग्लूकोज के, जिससे ब्लड में एक कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कि नॉर्मल रखा जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। हाइपरग्लाइसीमिया को भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तो वो भी कंडीशन ख़राब है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे हाइपर होने से क्या कंडीशन होती है। डायबिटिक को भी प्रिवेंट करता है ये, इंसुलिन का जो ज़्यादा होना है, फिर इससे भी बहुत कंडीशन होगी जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और ऑर्गन फंक्शन हमारा सही से काम करे, सभी सेल को अच्छा एनर्जी मिले, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड ग्लूकोज से जो शुगर लेवल है वो सही रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायबिटिक मेलाइटस फाइनली ये है क्या। इसमें टाइप 1 टाइप 2 के बारे में जानना है। इसके टाइप्स जेस्टेशनल होता है और सारी भी चीज़ें होती है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 जानना है, इसके सिम्टम्स जानना है, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट जानना है ब्रीफ में। तो ये डायबिटिक मेलाइटस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एग्जाम में ये पूछता है। तो डायबिटिक मेलाइटस जो है क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे फीवर आता है तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, वो एक्यूट में आएगा, ये बहुत दिनों तक रहता है। एक बार हो जाए तो ठीक होने की चांसेस बहुत कम होती है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे बॉडी प्रोसेस को। ब्लड शुगर लेवल सही से नहीं रह पाता है डायबिटिक मेलाइटस में, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। डेफिनेशन अगर देखें तो डायबिटिक मेलाइटस जो है एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि
इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज सही से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज टूट रहा था, हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में ग्लूकोज सही से मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाता है, ब्लड में ही हाई रह जाता है, सेल्स में जा ही नहीं पाता। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज हाई रहता है ड्यू टू इंसुलिन का डिफिशियंटी होने के कारण, या फिर अदर जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। हम लोग देखे थे कि इंसुलिन जब रिलीज हो रहा था तो वो सेल में भेजने का काम कर रहा था ग्लूकोज को। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि वो सेल जो है ले ही नहीं पाता है ग्लूकोज को, इसको हम लोग ग्लूकोज रेसिस्टेंस बोलते हैं, लीडिंग टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अगर इसे मैनेज ना किया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो ये था इसका डेफिनेशन। डायबिटिक मेलेटस का अगर टाइप्स देखें, टाइप 1 एंड टाइप 2, तो टाइप 1 क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, जो पैनक्रियाज का अल्फा सेल इंसुलिन को रिलीज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जब अल्फा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ज़्यादातर ये कहाँ किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रेन हो गया, फिर यंग या अडल्ट में ये टाइप 1 डायबिटिक मेलेटस ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो है इंसुलिन थेरेपी का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से इंसुलिन ही सेल में भेजता था ग्लूकोज को, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा रहा था। अभी नहीं रहेगा तो इसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन चाहिए ही चाहिए होगा। वही टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस अगर हम लोग देखें तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन इसमें रहेगी बट जो सेल है वो इतने ज़्यादा ये हो जाएंगे कि इसका रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, जिसको हम लोग ये इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको अंदर इंसुलिन को लेगा ही नहीं सेल। ये किस में ज़्यादा होता है? तो जो 45 ईयर से ज़्यादा वाले लोग होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटिक मेलेटस ज़्यादा देखने को मिलता है। वही ये बच्चे और एडल्ट में देखने को मिल रहा था। ये एसोसिएटेड है ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड अनहेल्दी डाइट के वजह से सेल का ऐसा रिस्पॉन्स हो गया कि वो इंसुलिन से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस बोलेंगे। सिम्टम्स नेक्स्ट हमें देखना था, तो सिम्टम्स में आपको 3 पे याद रखना होता है। पॉलीयूरिया, एक पॉलीडिप्सिया और एक पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। किडनी जो है अगर ओवर टाइम फिल्टर कर रहा है, पॉली मीन्स की ज़्यादा अगर यूरिन को ये एक्सक्रीट कर रहा है, उसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो किडनी ओवर टाइम वर्क करती है ताकि ग्लूकोज जो है वो फिल्टर हो और हमारा बॉडी नॉर्मल कर सके। इस कंडीशन में बार बार सेंसेशन होगा यूरिन का, जिसके कारण पॉलीयूरिया होता है। पॉलीडिप्सिया क्यों होगा? बार बार यूरिन कोई कर रहा है तो उनके अंदर वाटर तो लॉस हो रही है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो उन्हें वो फीलिंग क्या आएगी? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में थर्स्ट का, ये प्यास का रिस्पॉन्स उनको लगेगा, बार बार वो इंसान पानी भी पीते हुए आपको दिखेगा। लास्ट में पॉलीफेजिया, हंगर कैसे, भूख कैसे लगने लगती है? एक पर्सन को वो ले रहा है, उसके ब्लड में है लेकिन सेल में जा नहीं रहा, और सेल में ही जाके उसे एनर्जी मिलेगी, तो सेल तो उसका यूटिलाइज कर नहीं पा रहा है और इसके वजह से उसे उसे थका थका फील होगा, उसे भूख लगेगी, क्योंकि एनर्जी तो बेसिकली उसको मिल नहीं रही है ना, उसकी एनर्जी, उसकी ग्लूकोज तो ब्लड में ही रह जा रहा है। सो क्या बोल रहा है? इंसुलिन डिफिशियंसी या फिर रेसिस्टेंस होने की वजह से ग्लूकोज हमारे सेल में एंट्री नहीं कर रहा है, और सेल में जब तक एंट्री नहीं करेगा तब तक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल ये सब चलेगा नहीं, एटीपी मिलेगा नहीं, जिसके कारण उसे एनर्जी डिप्रीवेशन, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उसे भूख लगेगा कि बार बार हम खाना खाएं। अब उससे ही रिलेटेड है फटीग, सेल एनर्जी मिल नहीं रहा है तो थका थका लगेगा। स्लो हीलिंग, कट एंड वुंड्स, ऐसा क्यों होता है? जब डायबिटिक पेशेंट को आप देखिएगा उनके वुंड्स या फिर जो कटे हुए रहते हैं वो सही से हील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इम्यून डिप्रेस्ड हो जाता है। इस कंडीशन में इन्फेक्शन भी बार बार होगा क्योंकि इम्यून इसमें डिप्रेस्ड होता है। स्वेलो एंड रेड गम्स, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने की चांसेस हमारे माउथ में ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट में हमें कॉम्प्लिकेशन देखना था। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो एक तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और एक क्रोनिक इसमें देखने को मिलता है। एक्यूट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा। ये कंडीशन क्या है? हमारे बॉडी में इंसुलिन लैक है, तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी को सही से नहीं मिल पा रहा है। आगे फैटी एसिड में भी मैं पढ़ाई हूँ, तो फैट जो है वो टूटने लगता है। फैट जब टूटेगा उसके कारण ग्लूकोज हमारे बॉडी बनाने के काम
करेगा, कोशिश करता है और ये चीज़ें सही करने के काम करती है, उसके चक्कर में कीटोन बॉडी बन जाते हैं जो कि वो एसिडिक होता है और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन कहलाती है। हाइपर ऑस्मोलर एक कंडीशन है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये क्या है, कुछ नहीं, ये टाइप 2 में ज़्यादा कॉमन है और ये चीज़ें टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन होती है। ये है आखिर क्या, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का ज़्यादा होना। ऑस्मोलैरिटी क्या शो करता है, जो सॉल्यूट्स, ग्लूकोज भी एक तरह का सॉल्यूट्स है और ज़्यादा ब्लड में होगा तो वो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कहलाएगी। ये एक्यूट है। अगर भाई क्रोनिक देखे कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक में आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखने को मिलता है डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट में। क्यों? क्योंकि उनके जो वेसल्स है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो जाना है, वेसल्स को इस सबको ठीक कर देता है, जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बार जिसको डायबिटिक मेलाइटस हो गया, अगर वो अपना मैनेज नहीं करता है, लाइफस्टाइल नहीं सुधारता है, तो वो उनका डेथ कंडीशन, डेथ रेट मतलब उस वो बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये डायबिटिक मेलाइटस बहुत सारे हमारे जो मेन ऑर्गन है उसको ख़राब करने का काम करता है। नेफ्रोपैथी देखने को मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब किडनी कितना फ़िल्टर करेगा, बार बार कितना फ़िल्टर करते करते वो भी तो थकेगा, जिसके कारण किडनी फेलियर, जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी, नर्व को भी ग्लूकोज जो है ज़्यादा होना डैमेज करने लगता है, जिससे पेन, नमनेस एंड टिंगलिंग के सेंसेशन होने लगती है। रेटिनोपैथी, जो आई का जो वेसल्स, जो ब्लड आई को सप्लाई कर रहा है, वो वेसल्स भी जो है वो ठीक हो जाते हैं, फट जाता है कभी कभी, जिसके कारण रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिलता है। फूड डैमेज, क्योंकि देखिए होता क्या है इसमें, बेसिकली वेसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, वेसल्स ठीक हो जाता है और ये सारी की वजह से हमारे पूरा एक्सट्रीमिटी तक ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, जिसके कारण अल्सर, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लास्ट में हमें देखना था मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में टाइप 1 का मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं थी तो इसमें इंसुलिन थेरेपी इम्पॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है। इसमें ब्लड ग्लूकोज को हमेशा आपको मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इंसुलिन देते हो तो उससे हाइपोग्लाइसेमिया का भी कंडीशन हो सकती है। हेल्दी डाइट उससे भी लेना ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन में। टाइप 2 में इसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन इसमें डाइट पे जैसे कि होल ग्रेन हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, ये हमें न्यूट्रिशन में भी हमारा यही चल रहा है, तो लोगों को बहुत अच्छे समझ में भी आप समझ पा रहे होंगे। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर 1 से 2 में सबसे ज़्यादा वही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप नहीं देखते हो तो आप देख सकते हो, अभी न्यूट्रिशन भी 4 चैप्टर तक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं न्यूट्रिशन ही पढ़ाऊँगी। ये बायोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर में डाउट था, इसीलिए इस चैप्टर को मैं ली हूँ। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसमें भी करते रहना है कि अगर वो डाइट सही से ले रहा है तो सही उसका ग्लूकोज है कि नहीं है। लास्ट में वेट मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट ज़्यादा होना इंसुलिन रेसिस्टेंस करेगा, जिसके कारण ये सब कंडीशन होगी। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें इंसुलिन थेरेपी देना है और इसमें बाकी सारी चीज़ें, इसमें भी ग्लूकोज चेक, इसमें भी ग्लूकोज, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, सारा चीज़ दोनों में आएगा। बस टाइप 1 में इंसुलिन लेना मस्ट है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, ये हमारा डायबिटिक मेलाइटस ख़त्म होता है। अब हमें देखना है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है OGTT क्या है। सो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ मेरा एफर्ट आपको सही लग रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस में से सबसे पहला OGTT हम लोग देखते हैं। OGTT का फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक तो फास्टिंग में रखा जाता है, तब ब्लड को सैंपल को लिया जाता है और फिर उसे ग्लूकोज देकर और उसके सैंपल को लेकर ग्लूकोज का जो वैल्यू है उसे चेक किया जाता है और उसी के बेसिस पे ये किया जाता है कि उन्हें डायबिटिक मेलाइटस है तो कितना है, प्री डायबिटिक है, नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक कंडीशन को देखा जाता है। तो इतना ही नहीं है, आपको ये लिखना होगा, इसके लिए सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो डायबिटिक मेलाइटस को डायग्नोस करना या फिर बॉडी शुगर लेवल को कितना रेगुलेट कर रहा है उसको चेक करने के लिए OGTT परफॉर्म किया जाता है, एक तरह का प्रोसीजर है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर देखें तो जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये एक मेडिकल टेस्ट है जो कि काहे के लिए यूज किया जाता है, कि बॉडी का कितना एबिलिटी है कि वो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग शुगर ड्रिंक। इसमें शुगर ड्रिंक देते हैं, जो कि आपको प्रोसेस में मैं बताऊंगी। सो इंडिकेशन क्या है डायबिटिक डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटिक। ये जेस्टेशनल डायबिटिस क्या होता है, मीन्स कि जब प्रेग्नेंट एक वुमेन रहती है उस टाइम पे उनका सेल जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की ज़्यादा चांसेस होती है, उस
उस तरह का जो डायबिटिक मेलाइटस है उसको जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। तो उसे पता करने के लिए ओजीटीटी किया जाता है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसेमिया इन्वेस्टिगेशन, अगर बॉडी में ग्लूकोज कम भी हो रहा है तो वो भी वो ग्लूकोज लेवल से पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी में पता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है पीसीओडी पीसीओएस में, तो उसमें भी ये जिनको भी ये कंडीशन होती है उनका ओजीटीटी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए। उस कंडीशन में भी इंसुलिन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। नेक्स्ट आता है रिसर्च स्टडी, मीन्स कि बेसिकली इससे पता चलता है कि किसको कितना है, या फिर अगर है तो हाइपोग्लाइसीमिया है, प्री डायबिटिक है जो कि आगे देखेंगे, तो इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। प्रोसीजर क्या है ओजीटीटी के लिए? इसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन में क्या है, ओवरनाइट फास्टिंग होना चाहिए पेशेंट का, वो भी 8 आवर तो एटलीस्ट होना चाहिए। बेसलाइन ब्लड सैंपल, मीन्स कि जब फास्टिंग के बाद सुबह वो आया तो आपको ब्लड सैंपल ले लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस में ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तभी इसे ओरल ग्लूकोज बोलते हैं, मीन्स कि ओरली ग्लूकोज आपको देना है। पेशेंट को सॉल्यूशन मीन्स इसमें कितना दिया जाता है, एक एडल्ट के लिए बेसिकली 25 ग्राम जो है वो ग्लूकोज देना पड़ता है। अगर केजी के हिसाब से देखें तो पर केजी 1.75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज एडमिनिस्टर मीन्स कि ओरली दिया जाता है। ग्लूकोज जो है वो 75 ग्राम डिजॉल्व कितना ml वाटर में करना होगा आपको, ये भी ध्यान रखना है। 300 ml वाटर मीन्स कि एक ग्लास में 25 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व करना है एक यंग एडल्ट के लिए। अगर जैसे ही वो इंजेस्ट करता है उसके बाद आपको ब्लड सैंपल लेना है। टाइम इंटरवल कितना है, मतलब वो 5 मिनट में ये इंजेस्ट करेगा, उसके बाद ब्लड सैंपल आपको लेना है। ब्लड सैंपल बेसिकली 2 टाइम लिया जाता है, 3 टाइम लिया जाता है, एक 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद और 3 आवर के बाद। और सबका जो लेवल आएगा, जो उसका वैल्यू आएगा वो आपको इंटरप्रेट करना होगा। मॉनिटरिंग के टाइम जब आप ब्लड ग्लूकोज ये सब ले रहे हैं तो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को मतलब रेस्ट के लिए बोलना है, मतलब वो घबराए ना। जैसे कि हम लोग वाइटल्स लेते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप घबराइए ना, कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं, तो उसी तरह से उससे स्ट्रेस ये सब अवॉइड करने के लिए बोलना है। नहीं तो फिर कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उससे रीडिंग गलत हो सकती है। लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ओजीटीटी का। फास्टिंग का जो है वो हम लोग देखे थे, जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू पहले देखे वही 70 से फास्टिंग वाला जो ब्लड सैंपल लिए हैं उसका वैल्यू जो है वो 70 से अगर नीचे 70 से 100 के बीच में है, मीन्स कि वो नॉर्मल है। और अगर 70 से नीचे चला जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया है। हम लोग देखें कि इंडिकेशन में हाइपोग्लाइसेमिया को भी जानने के लिए ये ओजीटीटी किया जा रहा था। नेक्स्ट, अगर 100 जो फास्टिंग है वो अगर 100 से 125 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक है, और 125 से ज़्यादा जा रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। बेसिकली इसे इंटरप्रेट करने का ग्राफ हम लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। और ग्लूकोज देने के बाद का जो कंडीशन रहता है उसमें बेसिकली हमें देखना होता है कि 140 से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल, और अगर 140 से 200 के बीच में प्री डायबिटिक और इससे ज़्यादा जा रहा है तो उसे डायबिटिक बोलेंगे। ये जो ग्राफ हमें देखना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछता भी है, वो ग्राफ के थ्रू और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये जो जीटीटी कर्व, उसके थ्रू हम लोग इसे और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो कर्व है, जीटीटी कर्व यूजुअली शो हाउ ग्लूकोज लेवल चेंज ओवर टाइम, मतलब कि कैसे जो है वो चेंज होते जा रहा है। पहले फास्टिंग में कैसा था, अब देने के बाद 30 मिनट 60 मिनट पे वो जो आप चेक कर रहे हो। रिवीलिंग हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड ग्लूकोज लोड, ग्लूकोज आप दिए पेशेंट को, उसके बाद उसका जो इंसुलिन रिलीज होगा कैसे वो मेंटेन कर पा रहा है, बेसिकली यही देखते हैं। टाइप ऑफ जीटीटी कर्व में इधर आपको जो एक्सिस होता है उस पर प्लाज्मा ग्लूकोज को रखना होगा, ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है उस पर हमें ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस पे हमें ग्लूकोज का प्लाज्मा लेवल रखना है और इधर टाइम को रखना है। तो आप देखोगे ये जीटीटी कर्व में कि जो जैसे ही आप ग्लूकोज किसी को दिए, मतलब कि उस टाइम पे तो वो बॉडी में गया, मीन्स कि जो फास्टिंग वाला ऐसा आप मान सकते हैं। उस टाइम पे ना फास्टिंग में वो है और ना ही इंसुलिन का वो काम चल रहा है, ना ही ग्लूकोज उसके बॉडी में गया है। तो वो ये अगर 50 मीन्स कि अगर 7, ये जो हम लोग देखे थे 70 से नीचे 50 ये सबके बीच में आ रहा है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है। और एक कर्व में यही शो करता है कि जैसे आप ग्लूकोज दे दिए 30 मिनट बाद उसकी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगा जिससे ब्लड में ज़्यादा जाएगा तो वो बढ़ते जाएगी। फिर 60 मिनट बाद वो थोड़ा और बढ़ेगी और फिर कम होते जाएगी, क्योंकि इंसुलिन वहाँ पे काम करने लगेगा
सेल टिश्यू ये सब में भेजने लगेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो नॉर्मली में वो 70 से 100 के बीच में है, और वो जैसे ही लिया तो ऑफकोर्स राइज करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में जाएगा ग्लूकोज, तो जिसके कारण 30 मिनट बाद ये बढ़ेगा। 60 मिनट पे आप देखोगे तो और बढ़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब होते जा रहा है। वही अब इंसुलिन का भी काम होगा तो नॉर्मली धीरे धीरे वो कम, अगर आप 120 मिनट बाद देखते हो तो वो नॉर्मल आ जाएगा जितना पहले था, क्योंकि इंसुलिन अपना काम कर चुका। और वही अगर किसी को माइल्ड डायबिटिक मेलाइटस या फिर प्री डायबिटिक मेलाइटस है तो आप देख सकते हो कि उनका ग्राफ नीचे सही से आ ही नहीं पाता, वो बढ़ा हुआ ही रहता है, इंसुलिन भी उन पे सही से काम नहीं कर पाता है। आप देख सकते हो ये 150 से 200 के बीच में ही रहेगा। और ये अगर देखे तो कि 200 से भी ज़्यादा आ रहा है, जिसको डायबिटिक बोलते हैं, तो वो ग्लूकोज लेने के बाद एक तो वो 300 से भी ऊपर जाएगा, और नॉर्मली भी ज़्यादा ये 250 से नीचे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसे सीवियर डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। तो कर्व आपको समझ में आ गई होगी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का कर्व जो है ओरल ग्लूकोज देने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्लूकोज लेवल ओवर टाइम प्लॉट किया गया है कि ड्रिंकिंग के बाद कैसे हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिनी जीटीटी, एक्सटेंडेड जीटीटी, सी जीटीटी और आईवी, ये सब आखिर है क्या। मिनी जीटीटी में है कि यह एक मिनी ओरल से ही रिलेटेड है, उसी के जैसा है, लेकिन इसमें अमाउंट और टाइमिंग का डिफरेंस होगा। मॉडर्न ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अब ज़्यादा इसे यूज किया जा रहा है। ओनली 2 सैंपल इसमें कलेक्ट किया जा रहा था, उसमें जैसे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 30, 60 ऐसे हम लोग देख रहे थे ना। और वो इसमें जो है बस 2 ही सैंपल, एक फास्टिंग का लिया जाएगा, ओवरनाइट उसे फास्टिंग करवाया जाएगा, और 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोड करने के बाद 2 घंटे बाद उसका लेवल देखेंगे। और साथ ही साथ यूरिन भी सैंपल लिया जाता है उसी टाइम पे, ताकि उसे भी देखा जा सके कि यूरिया में ग्लूकोज है कि नहीं। और लास्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है रिजल्ट का। ऑब्जर्वेशन में ये देखा जाएगा कि फास्टिंग का जैसे कि 125 वाला देखे थे कि नीचे अगर 70 से 100 के बीच में तो सही है, इसमें प्री डायबिटिक है, इससे ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक। वही खाने के बाद 140 का हमें लेना था, तो ये चीज़ें जो है इसी पे इंटरप्रेट कर देंगे। ये इसमें आप देखें, वो जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था उसमें भी ग्लूकोज दिया जा रहा है, इसमें भी ग्लूकोज दिया जा रहा है। टाइमिंग क्या है कि वो बार बार ले जा रहा है, ये बस 2 घंटे पे बस लेके और देखा जाएगा। ग्लूकोज इसमें 50 ग्राम, वहाँ पे 75 ग्राम था, यहाँ पे 50 ग्राम दिया जाता है, इसीलिए इसे मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ओरली ही इसमें भी दिया जाएगा। एक्सटेंडेड जीटीटी में जो है यूजुअली डन केसेस एक्सटेंड में है क्या कि एक पैराडीनल हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, जिसमें ना आप खाना खाओगे 2 से 3 से 4 घंटे बाद उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन हो जाता है। इंसुलिन इतना काम करता है, मतलब इंसुलिन की वजह से उन पूरा ग्लूकोज जो है वो यूज हो जाता है, और उनके अंदर बहुत सारे नोजिया, वोमिटिंग, और उन हाइपोग्लाइसीमिया वाले जो आगे हम लोग देखेंगे सिम्टम्स से सब देखने को मिलता है। उसको जानने के लिए एक्सटेंडेड जीटीटी, देखिए, एक तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ही है जो कि ओरली दिए और टाइम इंटरवल पे लेते गए, तो उसे सिंपल बोला गया। मिनी में कम टाइम लगा, कम अमाउंट लगा। एक्सटेंडेड में क्या है कि एक्सटेंडेड में इसमें जो है वो ये देखा जाता है, उसको खाना दिया जाता है और चेक किया जाता है कि जो खाने के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया को ऑब्जर्व, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो सीक्रेट इंसुलिन करता है, और उस हार्मोन की वजह से बॉडी एबिलिटी ऑब्जर्व शुगर थ्रू एक्टिंग वेरियस टिश्यू ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। इसकी वजह से उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया को ही देखा जा रहा है, हाइपो को भी देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली पैराडीनल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए किया जाता है, ये आपको बेसिकली याद रखना है, जिसमें 4 घंटे के बाद पूरा एब्जॉर्ब साइन सिम्टम किया जाएगा, उनकी सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि उनका कैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लास्ट हमारा है। ये जो है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, 1 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट गेसेस हाउ बॉडी रिएक्ट ग्लूकोज देने के बाद देखा जाता है कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा यूज किया जाता है। जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है ज़्यादातर प्रेगनेंसी वाले वुमेन को ही, इसमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज दिया जाएगा और फिर ग्लूकोज के लेवल को चेक किया जाएगा। तो ये जो है वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वाली जो वुमेन होती है उनके लिए किया जाता है। अब एक आईवी है, वो वेन में सीधा ग्लूकोज को देकर चीज़ों को पता करना, रिजल्ट देखना। तो ये हमारा पूरा ख़त्म होता है। अब हम लोग HbA1c, सिर्फ इसका डिफिनेशन ही देखना है। HbA1c में क्या होता है कि ये जो है वो एक आज मॉडर्न टेस्ट है। इसमें जो है वो ब्लड को लिया जाता है और इसके वजह से
3 महीने में कितना जो है हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज बाइंड किया जाता है, ये कंडीशन को बता देती है। मॉनिटर ग्लूकोज कंट्रोल पीपल डायबिटिक, जिनको डायबिटीज रहता है वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्योंकि उन्हें डाइट एक्सरसाइज ये सबसे ही मैनेज करना होता है या फिर ट्रीटमेंट चल रही होती, तो डॉक्टर देखते हैं कि अगर इन्हें हम ट्रीटमेंट दिए भी तो इनका कंडीशन कितना सही रहा लास्ट 3 महीनों में, ये सारा चीज़ बता देता है। शॉर्ट ग्लाइकोलेटेड, इसे शॉर्ट फॉर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देता है, उसमें ऐसी कैपेसिटी हो कि उसमें ग्लूकोज भी बाइंड हो सकता है। तो अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज है तो इसमें ज़्यादा बाइंड हो जाता है, वही हमें देखने को ये चेक जो ब्लड सैंपल के थ्रू हमें देखने को मिल जाता है। देखिए अगर ये ऐसे नॉर्मली भी हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज बाइंड होता है, लेकिन नॉर्मल कितना में रहेगा, अगर 5.7 से अगर कम है तो मीन्स कि उनको डायबिटिक नहीं है। अगर प्री डायबिटिक, अगर उनका जो है वो HbA1c 5.7 से 6.4% आ रहा है, मीन्स कि वो प्री डायबिटिक है। और अगर 6.5 से ज़्यादा आता है तो मीन्स कि वो डायबिटिक पेशेंट है। उनके लास्ट 3 महीने में, मंथ में इतना उनके हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज बाइंड रहा था, ये डायबिटिक पेशेंट है, ऐसा बोला जाता है। लास्ट हमारे टॉपिक आ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, फिर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 60 mg पर डेयर, इससे कम होगा। बेसिकली 70 से ही कम हो जाना उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो 60 से अगर कम हो रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना, अब तक हम लोग ज़्यादा देख रहे थे, अब हम लोग कम देख रहे हैं। नॉर्मली इतना होना चाहिए, और अगर नॉर्मली 70 से 100 होना चाहिए, और अगर इससे 70 से कम हो रहा हो, 60 ये सब पे जा रहा हो, 60 से कम जा रहा हो, तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। अब हमें देखना था इसका डेफिनेशन के बाद कि कॉजेज क्या है। कॉजेज में अगर देखें, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहा है, जो कि टाइप 1 वाले पेशेंट होते हैं, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने की बहुत चांसेस होती है। इसीलिए जो हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट है उनका बार बार ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं ले रहा है तो कार्बोहाइड्रेट लेगा नहीं, शुगर आएगी नहीं, इसके वजह से ब्लड में शुगर कम देखने को मिलेगा, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो, स्टारवेशन की कंडीशन हो, जिसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पे जो अगर अदर फैट सब भी है वो तोड़ के ले रहा है तो वो तो सेल ले लेगी, ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। अल्कोहल ड्रिंक करने से भी होता है, क्योंकि अल्कोहल ड्रिंक करने से लीवर अफेक्ट होगा तो वो सही से, क्योंकि ना तो ग्लूकोज का स्टोर करेगा, ना ग्लूकोज को सही से रिलीज कर पाएगा, तो इसके कारण से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। और हम लोग देखे थे कि जो फ्रुक्टोज ये सब था वो वहाँ ही जाके लीवर में ही जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, तो वो कंडीशन भी अगर लीवर ही सही नहीं है तो वो ख़राब हो सकती है, जिसके वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। हाउ मच फैट, प्रोटीन, फाइबर आर योर मील, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो। अगर क्योंकि फैट प्रोटीन भी हमें ग्लूकोज देता है, फाइबर ये सब, इस अगर ये भी कम रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी आप में कम रहेगा, तो भी हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग भी ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू हमें ग्लूकोज दे के मेंटेन करवाता है। हम लोग देखे थे ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो क्यों रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल सही रहे, इन सारी चीज़ों से भी। तो अगर ये भी कम रहा है तो हाइपो हो सकती है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी ऐसा करवा सकता है। इसमें जो इंसुलिन का सेंसिटिविटी ये ज़्यादा कम होने की वजह से, हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। और प्यूबर्टी में भी हो सकता है। प्यूबर्टी में कैसे, प्यूबर्टी के कंडीशन में अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है या फिर उस टाइम पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को, और अगर सही अमाउंट में, जैसे कोई जिम जा रहा है और सही अमाउंट में अगर ना ले कार्बोहाइड्रेट, तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। जिम जाने वाले पर्सन अगर सही अमाउंट में ना ले न्यूट्रिशन, तो वो चक्कर वक्कर खा के गिर सकते हैं। नॉर्मली भी ये कंडीशन हम लोग देखे हैं। सो ये था हाइपोग्लाइसीमिया और कॉजेज। तो अब तक हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो चुका है। 8 घंटे की अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस से 8 आवर में ख़त्म करना है, पर फिर भी हम लोग 1.5 आवर में ख़त्म कर चुके हैं। इसे बनाने में मेहनत बहुत लग जाता है, मतलब हर एक चीज़ को कैसे एग्ज़ाम में लिखना। और इसमें इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में होगा, और पीडीएफ क्योंकि आज ही वो व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। जो फर्स्ट 10 से जो 15 रहेंगे उनके लिए वो प्राइजेज उनको ऑफ मिलेगी, फिर वो प्राइजेज जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो जो लोगों को लेना है आप आज ही ऑर्डर कर लेना। आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, सीधा आप
PDF प्रोडक्ट में जा सकते हो, जिससे आप ऐड टू कार्ट करके मेरे पास भेज देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आपके फ़ोन में आ जाएगा। वो PDF आपको क्यों लेना चाहिए, उसमें सिर्फ इतना ही मैं शामिल की हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम से अगर 10-15 दिन भी, जो कि एग्ज़ाम का डेटा था उसी टाइम पे हम लोग BSc नर्सिंग स्टूडेंट का यही है, उसी टाइम पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। उस इतना भी हमारा सिलेबस नहीं है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाएगा, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स में पूछ रहा है, कैसे लिखना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दे दी हूँ, जो कि उसी के रिगार्डिंग, उसी क्वेश्चन को देखते हुए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और मेन जो इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, तो सिलेबस भी पूरा मैं कवर करवा चुकी हूँ। साथ ही साथ टाइम मैनेज का होता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर 1 से 2 आप एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये सारी एडवांटेज, जो कि आप लो हो या फिर हाई हो, कोई भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उस पर डिस्काउंट रहेगी, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अगर डाउट होगा, आप हमें कमेंट करते हो तो मैं उसका सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, ताकि आपका डाउट क्लियर है। इस टॉपिक से भी रिगार्डिंग जो अभी पढ़ाई उसका भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ आई वॉन्ट टू योर सपोर्ट। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे वाली वीडियो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों में भी ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चैनल से आके पढ़ सके। अल्टीमेटली मेरा यही गोल है कि मैं BSc नर्सिंग के सिलेबस को ईजी बनाऊँ, और जितना हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ। कोई भी अगर आपको कमी भी लग रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे।